हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग डिस्कस किए थे न्यू मिडिल क्लास वगैरह सारे टॉपिक। आज टॉपिक नंबर 4 की बारी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ यूनिफिकेशन पढ़ाऊँगा आपको 2 से 3 कंट्रियों का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, एक तरह से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, यानी जर्मनी में यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्या जर्मनी का स्ट्रक्चर पहले रहा, बाद में आके क्या हो गया, वो सब डिस्कस करते हैं आपके इस टॉपिक में। ध्यान से देखिए जर्मनी को। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 तक यूरोप का जो नेशनलिज्म है ना, इसको साथ मिल गया डेमोक्रेसी का और साथ मिल गया रेवोल्यूशन का, और ये पूरी तरह आगे बढ़ा। Nationalist sentiment were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political domination over Europe. ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग या डेमोक्रेसी की फीलिंग आई ना, ये इस वजह से आई क्योंकि कंजर्वेटिव ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया यूरोप में, और यूरोप की जनता है ना, वो परेशान हो गई और उन्हें चाहिए भाई हर हाल में वैसी ही आज़ादी जैसी आज़ादी कहीं ना कहीं अन्य क्लास को मिल रही थी। तो उस तरह की आज़ादी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हो गई, आने लगी। दिस कैन बी ऑब्जर्व, और ये लड़ाई हम देखेंगे 2 कंट्री का, स्पेशली जर्मनी और इटली में, जो कहीं ना कहीं यूनिफाइड स्टेट बन के सामने आए। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन। आपको पता ही है जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो मिडिल क्लास जर्मन के द्वारा जारी किया गया था। Who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by elected parliament। 1848 में जर्मन नेशनलिस्टों ने कहीं ना कहीं सारे जर्मन बोलने वाले लोगों को एक कंट्री में लाने की कोशिश की, और वहां पे बनेगा एक पार्लियामेंट। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined force of monarchy and the military। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया जर्मनी में। क्यों? क्योंकि मिलिट्री और मोनार्की की सेना ने लिबरल्स के इतने बड़े रेवोल्यूशन को कहा जाता है दबा दिया या ख़त्म कर दिया। और उस समय मोनार्की की सहायता किए थे लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें जंकर्स भी कहते हैं जर्मनी यानी प्रूशिया में। क्वेश्चन बना जंकर्स कौन, तो याद रखिएगा लार्ज लैंड ओनर्स, जो प्रूशिया में रहने वाले लोग थे। इन्होंने साथ लिया और कहीं ना कहीं दबा दिया नेशनलिज्म यानी रेवोल्यूशनरियों द्वारा इस प्रकार की डिमांड को। फ्रॉम देम ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो इस तरह प्रूशिया में वो यूनिफिकेशन हो नहीं पाया। फिर आगे एक बार आएगा बहुत बड़ा नाम, जिसे इतिहास में ऑटो वन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। ये आर्किटेक्ट भी माना जाता है, क्योंकि इसी के हेल्प से या इसी के देन से जर्मन बोलने वाले सभी लोगों को एक साथ ला के यूनिफाइड किया गया जर्मन राष्ट्र को। और इस बिस्मार्क की सहायता 2 लोगों ने की, एक प्रूशियन आर्मी ने और दूसरी ब्यूरोक्रेसी ने। 7 साल में इसने 3 वार किया। तीनों वार किससे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में। तीनों ही वार में वो जीत गया और कहीं ना कहीं अखंड जर्मनी का निर्माण किया। जनवरी 1871 प्रूसियन किंग विलियम वन इन्हें जर्मन इंपरर बनाए जाने के लिए वर्सेलिस में एक बहुत बड़ा सेमिनार या समझो बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज बिस्मार्क ने किया। ये पार्टी बाबू सुबह सुबह एकदम 18 जनवरी 1871 को हुआ जर्मन स्टेट के एक बहुत बड़े हॉल में, जहां पे आर्मी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, सब लोग इकट्ठा हुए। जिस जगह पे इकट्ठा हुए से हॉल ऑफ मिरर कहते हैं। ये प्लेस है वर्सेलिस का, जहां पे कहीं ना कहीं पूरे अखंड जर्मनी का एक ही राजा बनाया गया, और उसे बनाया गया किसको? केसर विलियम फर्स्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड डोमिनेंस ऑफ प्रूसियन स्टेट पावर। अब एक तरह से जितने भी स्टेट को मिलाया गया था उसमें सबसे ताकतवर आपको पता ही है प्रूशिया ही था। न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रांग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइज करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। नया बैंकिंग सिस्टम लाया गया, जुडिशियल सिस्टम लाया गया जर्मनी में। मेजर और प्रूसियन मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। अन्य देशों के लिए जर्मनी एक एग्जाम्पल बनकर सामने आया। प्रूसिया जानबूझ के नाम नहीं रखा गया, क्योंकि अगर प्रूसिया रखते तो
दूसरे जो जर्मन भाषा के लोगों को मिलाया गया होता, वो लोग कहते देखो प्रूशिया एक तरह से डोमिनेट करना चाहता है, जबकि बिस्मार्क ये दिखाना चाह रहा था कि प्रूशिया नहीं डोमिनेट कर रहा है, बल्कि हम लोग सारे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं, बस ये दिखाना चाह रहा था। इसी वजह से उसने प्रूशिया नाम ही हटा दिया और उसे एक नया नाम दिया, जिसे जर्मन भाषा लोग बोलने वाले जर्मनी कहते हैं, है ना। तो याद रखना, जर्मनी अब बन चुका है राष्ट्र। यह है जर्मनी का यूनिफिकेशन। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, ऑटोमन बिस्मार्क का रोल पूछता है वहाँ से, तो इसको टैकल करने में आपको, मुझे लग रहा है, कोई समस्या होगी नहीं। चलते हैं एक और कंट्री का यूनिफिकेशन कराते हैं, और वो कराते हैं आपका इटली का। ध्यान से देखिए, राइट साइड में एक फिगर होगा आपके बुक में, ये देखिए इटली। हालात इटली के ऐसे थे, लेकिन वो हालात बदल के ऐसे हो गए सेकंड फिगर में। तो ये है इटली, जो तमाम राज्यों में अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन इनको यूनिफाइड करके अखंड इटली बनाया गया। तो इटली के यूनिफिकेशन में किन लोगों ने रोल प्ले किया वो जान लीजिए। 4 लोगों का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा नाम मैजनी, दूसरा सबसे बड़ा नाम बहुत वहाँ के राजा मिस्टर विक्टर इमैनुअल सेकंड का, तीसरा जो नाम है, सॉरी, केवर का नाम है, और चौथा जो नाम है वो गरिबल्डी। यानी इटली के यूनिफिकेशन में इन 4 लोगों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और इन्हीं चारों लोगों के रोल से अखंड इटली का फॉर्मेशन किया गया। तो ध्यान से देखिए टॉपिक। लाइक जर्मनी की तरह इटली का भी जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टी, इटली बोलने वाले लोग तमाम डायनेस्टियों में बटे हुए हैं। कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर में चले गए। मिड 19th सेंचुरी में इटली जो है ना वो 7 स्टेट में डिवाइड था। एक सर्डेनिया पिडमोंट, जहां वास्तव में इटालियन प्रिंस का राज रहा है। तो एक तरह से इटली का जो पुराना नाम मैं कहूँ तो वो सर्डेनिया पिडमोंट ही था, जहां इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, यानी इटली का राजा वहां राज करता था। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का राज था, सेंटर में पोप का राज था, साउथ में बर्बन डायनेस्टी जो स्पेन के थे उनका राज था। तो देख लो इटली कैसे डिवाइड है। Even the Italian language had not acquired one common from the still had many regional and local variation. सब में इटली लैंग्वेज तो था, सबका कॉमन था, लेकिन निश्चित तौर पर जो अन्य राज्य के अंडर में था वहाँ अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे। सबने सपना देखा अखंड इटली बनाने का, यानी इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले सभी लोगों को एक पेड़ के नीचे लाने का, जिसे हम लोग इटली के नाम से जानेंगे। सेकंड पैरा देखते हैं। ड्यूरिंग 1830, बड़ा नाम मैजनी, सबसे पहले इसने ही इटालियन रिपब्लिक को यूनिटरी यानी एक राष्ट्र बनाने की बात कही। ही हैड आल्सो फॉर्म, इससे तमाम सीक्रेट सोसाइटी पढ़ाया था आपको पीछे। यंग इटली बनाया, जिसका गोल था अखंड इटली का निर्माण करना। लेकिन अफसोस ये रेवोल्यूशन इसका सफल नहीं हो पाया, ना ही 1831 में और ना ही 1848 में। यानी सर्डिनिया पिडमोंट विक्टर इमैनुअल सेकंड के ही अंडर में रहा, और इटली बनाने का सपना इसका पूरा नहीं हुआ। इसके सपने को पूरा करने का कसम खाया विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो सर्डिनिया पिडमोंट का राजा है, और ये चाहता है इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले सभी लोगों का एक राष्ट्र बनाया जाए। In the eyes of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. इससे इसको 2 फायदा। पहला, ज़्यादा सभी लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा अखंड इटली का, और दूसरा, राजा साहब का जो शासन है ना वो एक राज्य से और राज्य में भी फैलेगा, और एक तरह से वो बड़े राज्य के राजा कहलाएंगे, है ना। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड का ये सपना है, और इसके सपने को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो है इसके चीफ मिनिस्टर मिस्टर केवर के पास। केवर ने उठाया बीड़ा कि वो अखंड इटली का निर्माण करेगा। बहुत ही चालाक केवर, ना ही किसी प्रकार का कोई रेवोल्यूशन कराया और ना ही किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेटिक लड़ाई। क्या किया ये? Like many other wealthy and educated member of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. ये एजुकेटेड और वेल्दी लोगों को बोला कि आपको आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज को प्रायोरिटी पे रखना है, यानी फ्रेंच में बात करनी है और फ्रेंच हमारा लैंग्वेज होगा। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक है ना, कूटनीति है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो फ्रांस को अपने करीब लाएगा। फ्रांस में भी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस कहेगा अरे यार ये
इटली तो मेरे बेहतर है, ये मेरा दोस्त है, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज को काफ़ी सम्मान दे रहा है। इसे कहते हैं बाबू डिप्लोमेसी। और केवर ने अपनाया ये डिप्लोमेसी और इसके बल पे फ्रांस की सहायता से यह ऑस्ट्रिया को 1859 में हराएगा और सर्डिनिया पिडमोंट का क्षेत्र कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। आपको पता ही है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का राज कहाँ था? नॉर्थ में। यानी एक तरह से इटली का कब्जा अब नॉर्थ में हो गया, यानी इटली को मिला थोड़ा विस्तार। क्लियर? Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi, इसका एक सेनापति था गुइसेप गरिबल्डी। अब उसको जिम्मेदारी दी गई कि और राज्यों को भी मिलाइए आप इटली में, और वो सहायता लिया आर्मी की, वॉलंटियर्स की, और एक एक करके अब क्षेत्र जीतने लगा। 1860 में उसकी सेना साउथ में निकल पड़ी। वहाँ पे दो सिसिली में उसने विन हासिल किया और वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंडर में मिलाया, और ये दोनों क्षेत्र स्पेन रूलर के अंडर में आता था। ठीक, कहा जाता है जब दो रीजन इसके अंडर में आ गया तो जो बीच का रीजन था पोप, वो पोप ने अपना रीजन ऐसे ही इटली को सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो इटली से लड़ नहीं सकता। इस वजह से 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड अब अखंड इटली का राजा बन गया। इटली की पॉपुलेशन भी अचानक बढ़ गई, अफसोस, लेकिन इलिटरेसी भी बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि जो नए क्षेत्रों को आपने जीता था वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी को समझते भी नहीं थे। उनका बस इतना कहना था, गरिबल्डी ने बोला है कि मैं उनके राज्य में मिल जाऊं तो हम लोग को शांति और सुख मिलेगा, तो इसलिए हम लोग भैया कहीं ना कहीं गरिबल्डी का साथ देंगे। अशिक्षा इतना ज़्यादा थी, कहीं ना ये पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात को प्रूफ करने का एक एग्जाम्पल दिया है। इटली को लोग इटालिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इटली को इटालिया। लेकिन यहाँ के लोग जन क्षेत्रों को जीता गया, ये लोग इटली जब बोला जाता था इटालिया, तो इसका मतलब ये लाटैलिया समझते थे कि ये विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ लाटैलिया, और उसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है, अखंड इटली का फॉर्मेशन करना है। तो मतलब ये एग्जाम्पल कहने की ये कोशिश कर रहा है कि कितना ज़्यादा उस समय अशिक्षा था। पीजेंट वगैरह को इसने मिलाया था। वो पीजेंट वगैरह सोचते थे इटालिया इटालिया जो बोल रहे हो ये विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है, इतनी अशिक्षा ज़्यादा थी, है ना। फिलहाल इटली का यूनिफिकेशन इस प्रकार से हुआ। मेन पॉइंट याद रखना, मैजनी का, विक्टर इमैनुअल सेकंड का ज़्यादा रोल तो है नहीं, केवर का ध्यान में रखना फ्रेंच लैंग्वेज वाला, और गरिबल्डी का याद रखना अपनी आर्मी को साउथ में लेके आना और एक एक रीजन को अपने अंडर में जीतना। तो ये हो गया बाबू एक और आपका टॉपिक, यानी इटली का यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं हो गया। एक और यूनिफिकेशन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये यूनिफिकेशन है ब्रिटेन का। ये भी देखते हैं। मुझे लगा था एक लेक्चर में आपका पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन कवर नहीं हो पा रहा है। एक लेक्चर और मैं लूँगा जिसमें विजुलाइजिंग द नेशन और इम्पेरियलिज्म जैसे टॉपिक को डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पेरियलिज्म, तो ध्यान में रखिएगा उसको। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को, ध्यान से रखिएगा। आज आपको पता ही है 2025 का आज पेपर हो गया एसएसटी का। पेपर बड़ा ही ईजी था, निश्चित तौर पर बहुत ईजी पेपर बनाया, जो पिछले समय से अगर मैं बात करूँ पेपर बड़ा ईजी था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाया। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन बनाया नहीं ज़्यादा, एक दो ही नंबर का क्वेश्चन बनाया था। तो इस वजह से जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे 2026 में जो 10th के बोर्ड का पेपर देंगे, उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सॉरी। तो उसकी तैयारी आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखते हैं, ब्रिटेन ने कैसे खुद को यूनिफाइड किया। मॉडल ऑफ नेशन ऑफ द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव अर्ग्ड द ग्रेट ब्रिटेन। अगर नेशन स्टेट बनाने की मैं बात करूँ ना, तो सब एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन जैसा नेशन स्टेट बनाया वैसा और किसी ने बनाया नहीं। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन, क्योंकि यूनिफिकेशन जो ब्रिटेन का हुआ ना, वो अचानक नहीं हुआ, कोई रेवोल्यूशन उसके लिए नहीं हुआ, बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, बल्कि एक ये लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, जिसमें ज़्यादा वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक ब्रिटेन हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, ग्रेट ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन सब नामों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। याद रखना ब्रिटेन जो है बाबू वो इंग्लैंड है, दरअसल इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने जब वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाया तो ये बाबू बन गया आपका यूनाइटेड किंगडम।
और जब इसने आयरलैंड को मिलाया तो ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन, यानी उस पूरे आइसलैंड को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। आयरलैंड को हटा दिया तो इन तीनों को हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और वेल्स और स्कॉटलैंड को भी हटा दिया ना तो तुम्हारा इंग्लैंड बचा है ना, केवल इंग्लैंड। ये ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूज करता है कि सबका नाम एक ही, सबका नाम एक ही, नहीं। जब ये नाम लिया जा रहा है तो समझ जाइए उसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसमें आते हैं, रीजन। फिलहाल देयर वर नो ब्रिटिश, दरअसल कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं 18वीं सेंचुरी तक। यहाँ पे एथनिक लैंग्वेज पे बसे हुए 4 आइसलैंड थे। एक आइसलैंड में इंग्लिश बोला जाता था, एक में वेल्स, एक में स्कॉट और एक में आयरिश। ये सब एथनिक ग्रुप थे जिनका अपना अपना कल्चर और अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, है ना। बट एज इंग्लिश नेशन स्टेडीली, लेकिन आपको पता ही है इंग्लिश नेशन दिनों दिन समृद्ध होता गया, ताकतवर होता गया, और इसी वजह से इसने और आइसलैंडों पे अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले मोनार्की के पावर को खत्म कर दिया गया 1688 में, और पूरा पावर सौंप दिया गया वहां के पार्लियामेंट को, है ना। पार्लियामेंट पावरफुल हो गया और महारानी का पावर क्या हो गया, दिनों दिन कम होने लगा। पार्लियामेंट के पावर में आते ही एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इसके जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पे एक प्रकार से अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर, आपको पता ही है। स्कॉटलैंड से तो ये बोला गया था कि अब हम लोग का एक ही पार्लियामेंट रहेगा, आपके भी मेंबर रहेंगे, ये वो, लेकिन सच तो ये है जब कब्जा जमा लिया उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में केवल इंग्लिश मेंबर ही थे। उन्होंने द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वे सिस्टमेटिकली सुप्रेस्ड। उन्होंने क्या किया, ना केवल स्कॉटिश लैंग्वेज को दबाना शुरू कर दिया बल्कि पॉलिटिकल पावर भी उनसे छीनना शुरू कर दिया। Catholic clan that inhabited the Scottish Highland suffered terrible repression where they attempt to assert their independence। भाई अगर ये पता चला स्कॉटिश वालों को, उन्होंने थोड़ा रेवोल्यूशन किया, लेकिन बड़े बुरी तरीके से उनके रेवोल्यूशन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। Scottish Highlander were forbidden to speak their Gaelic language or wear the national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland। कुछ तो वहाँ से भाग निकले, कुछ वहीं पर रह गए, और किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने लैंग्वेज को बचाने की कोशिश की, गैलिक लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को बचाए रखने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, और एक तरह से ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं पूरी तरह उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। क्लियर। आयरलैंड भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सफ़र किया। इट वॉज कंट्री डीपली डिवाइडेड। दरअसल आयरलैंड में 2 जाति के लोग रहते हैं, 2 भाषाई वाले, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट का हेल्प किया आयरलैंड में, और उनका डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की कैथोलिक कंट्री आयरलैंड पे। दरअसल इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो गया था धर्म को लेकर। ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट की सहायता की, क्योंकि कैथोलिक से उनका शुरू में ही पड़ता नहीं था, वो कैथोलिक को मानने वाले नहीं थे। तो कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वे सुप्रेस्ड। कैथोलिक ने तमाम रेवोल्यूशन किया, लेकिन ब्रिटेन ने बड़े आराम से उन्हें दबाया। आफ्टर ए फील्ड, जब कैथोलिक फ्लॉप हो गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें जो कैथोलिक ने रिवोल्ट किया था, वो जिसके अंडर में किया था वो वोल्फ टोन है, आयरिश मैन है। 1798 में इन्होंने रेवोल्यूशन किया था यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। एक नया ब्रिटिश नेशन जन्म लिया जहाँ पे इंग्लिश कल्चर ही कंपलसरी कर दिया गया। ब्रिटेन का नया फ्लैग लाया गया जिसे यूनियन जैक बोलते हैं, नेशनल एंथम लाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज लाया गया, वेयर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड एज सबऑर्डिनेट। और ये सारे राष्ट्र अब उसके सबऑर्डिनेट बन चुके थे, यानी एक तरह से जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो कराया गया कहीं ना कहीं इसके जरिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये टॉपिक नंबर 4 था। 2 टॉपिक आपके बच गए हैं, एक विजुअलाइजिंग द नेशन और दूसरा टॉपिक कहीं ना कहीं है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। विजुअलाइजिंग द नेशन एक या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इम्पेरियलिज्म जो टॉपिक है इसमें आपको मैं एक रीजन पढ़ाऊंगा, बाल्कन रीजन। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, कभी कभी तो 3 से 5 नंबर के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं बाल्कन रीजन से, तो वो टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल GS by AP सर। जिस दिन आपका ये चैनल
सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 1, उस दौरान आपका नेक्स्ट डे से आपके मैथ का चैप्टर स्टार्ट करूँगा चैप्टर 1। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकेडमी हो चाहे कंपटीशन। चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अपने जान पहचान के जो लोग हैं उन्हें भी बोलिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन और इंपेरिज्म टॉपिक को। थैंक यू।